मैं 56-59 बैच का डीएसपी हूँ और नवादा में फिलहाल प्रोबेशन पीरियड पे हूँ। तो देखिए मेंस के लिए बेस्ट उपाय, अब देखिए मेंस में मतलब कि हिंदी में मेरे 296 मार्क्स आए थे 56-59 में, मोर देन 75% मार्क्स आए मेरे दोनों में। हिंदी एक प्यारा सब्जेक्ट है, नो डाउट। बाकी आपको सर बताएंगे। हिंदी पढ़ने से फायदे आपको ये है कि आपका जो वर्तनी की जो शुद्धियाँ है वो सब खत्म हो जाएंगी, और जब रनिंग एंड राइटिंग में लिखेंगे आप जीएस में भी, तो आपको इसमें काफ़ी मदद मिलेगा। हिंदी में सबसे बड़ी समस्या पता है क्या होती है कि हम शब्दों का चयन क्या करें। मतलब कि जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, प्रेमचंद का आपने पढ़ा होगा। प्रेमचंद को कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है? कभी सोचा आपने? मैंने बताया था गोदान में कि प्रेमचंद की भाषा देखिए, एक गांव था फुल स्टॉप, उसमें एक बुढ़िया रहती थी फुल स्टॉप, उसके 4 बच्चे थे फुल स्टॉप, एक का नाम रामू था फुल स्टॉप। ये प्रेमचंद की भाषा है। अरे जयशंकर प्रसाद की भाषा हिमाद्रि सुरंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुद्र जला स्वतंत्रता पुकार की, है ना। तो आप लोगों का पहला गलतफहमी ये है कि बहुत बढ़िया भाषा आप लिखेंगे, लच्छेदार भाषा, तो बहुत ही बढ़िया आपको नंबर आएंगे। पर इस गलतफहमी को आप खुरच के मिटा दीजिए। अगर लच्छेदार भाषा, अलंकार और इससे अगर नंबर मिलते तो सबसे बढ़िया जो राइटर होते हैं जयशंकर प्रसाद होते हैं, ना कि प्रेमचंद। जयशंकर प्रसाद इक्वली टैलेंटेड है, आई रिस्पेक्ट हिम, लेकिन प्रेमचंद कथा सम्राट इसीलिए है कि लैंग्वेज बहुत ही, हाँ, तो हिंदी का जो सर बताते होंगे बात बात सरल, सहज और सीधा। सबसे बढ़िया सब्जेक्ट क्या, सब सेंटेंस क्या होता है जिसमें एक सब्जेक्ट हो, एक वर्ब हो, एक ऑब्जेक्ट हो। तो मेरा प्रथम जो ज्ञान है आप लोगों के लिए यही है कि आप लिखें सरल, सहज और सीधा। सिंपल भाषा में कि आप इंटरव्यूअर को या एग्जामिनर को चेपने का प्रयास न करें। नॉलेज बघार के चेपने मतलब उसको इंप्रेस करने का, चेप दिया अपना ज्ञान हम। जैसे हम पढ़ के गए कि भाई गोदान का यथार्थवाद, वहाँ प्रश्न पूछ दिया है गोदान एक महाकाव्य है कैसे, तो हम तो यथार्थवाद ही लिखेंगे भाई, क्योंकि हम तो यही पढ़ के आए। तो इसको चेपना बोलते हैं। तो प्रश्न को है ना, प्रकृति को समझिए और उसको चेपिए नहीं जो पढ़ के गए। तो पहला क्या, सरल, सहज और सीधा। दूसरा मैं अपनी मैडम को बता रहा था और आपको भी बता देता हूँ, एक छोटी सी पतली सी कॉपी रखिए। जैसे ही आदिकाल अभी पढ़ रहा है ना आप लोगों का, आदिकाल चल रहा है, तो आदिकाल की 10 पंक्तियां लिख लीजिए। भक्तिकाल शुरू होगा, भक्तिकाल की 10 पंक्तियां लिख लीजिए। सब की 10-10 पंक्तियां लिख लीजिए। आखिरी में आपको जब जैसे जैसे पढ़ेंगे ना कविता के इतिहास में, तो आखिरी में बहुत भयानक कविताएं मिलने वाली है आपको। वो छंदबंद की जितनी परंपराएं वो टूट जाएंगी। जब धूमिल लिखेंगे कि मेरा देश जो है, एक संसद जो है कच्ची तेल की घानी है, इसमें आधा तेल और आधा पानी है। जब बाबा नागार्जुन लिखेंगे एक से एक खतरनाक कविताएं इंदिरा गांधी पे, तो आपको पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। आखिरी दुख है आपको भक्ति काल तक। रीतिकाल तो बहुत ही बढ़िया होने वाला है नए लोगों के लिए खास के। और उसके बाद जैसे जब बढ़ेगा आदिकाल का इतिहास, जैसे आगे बढ़ेंगे इतिहास, ये इसका और इंटरेस्टिंग होता जाएगा। तो 100 कविताएं लिख लें आप, उसमें 50 अब भूल जाएंगे एग्जाम में, और हम चाहते हैं 50 ही याद रहे। 50 तो गारंटी भूल जाएंगे, नहीं भूलेंगे तो अति उत्तम। 50 भी याद रख लेंगे तो आप मोर देन 75% मार्क्स आपका आ गया। सबसे पहले कविता के इतिहास में ये कर लीजिएगा, एक पतली सी कॉपी। गोदान एक ऐसा उपन्यास है जिसमें हिम्मत नहीं होगी बीपीएससी की, छोड़ दे उसको। अरे यूपीएससी की हिम्मत नहीं होगी भाई, बीपीएससी तो बहुत छोटा सा चीज है। गोदान तो गारंटी पूछा जाएगा। लेकिन अब सवाल है कि अब एक गोदान पूछा गया और एक पूछा गया जिसमें कि मैं पूछा कहानी के तत्व लिखिए, तो 6 कहानी के तत्व है, बहुत आसान है, फटफट लिख देंगे, नंबर आएंगे। अब गोदान पे पूछूंगा तो गोदान में फॉर्मेटिंग वो नहीं होती है, गोदान में फॉर्मेटिंग नहीं कर पाएंगे, गोदान में पॉइंट जनरेट नहीं कर पाएंगे। अब चल चुनौती वो है, इसलिए सर आपको कहते हैं गोदान को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए अगर आपके पास। लेकिन गोदान तब अवॉइड कीजिए जब दूसरा चीज आपका मजबूत हो भयानक रूप से। गोदान को पढ़ने का एक फायदा और क्या है, एक व्याख्या तो पूछेगा ही पूछेगा गोदान से। तो गोदान को व्याख्या पढ़ने में क्या पढ़ेंगे आप, सिर्फ और सिर्फ अगर आपने मेहता जी को पढ़ लिया तो गोदान का व्याख्या आपसे छूटेगा नहीं। ज्यादा मेहनत करना गोदान में नहीं है, क्योंकि गोदान में मेहता जी शुद्ध परिष्कृत हिंदी बोलेंगे, आप समझ जाएंगे कि हाँ ये मेहता जी का भाषण है। मेहता जी को आपने पॉइंट आउट कर लिया गोदान का, तो आपको गोदान से काम चल जाएगा, व्याख्या नहीं छूटेगा। तो व्याख्या वाले में सर बताएंगे आपको कि व्याख्या कैसे किया जाता है, वो व्याख्या सेक्शन में बताएंगे। लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता देता हूँ कुछ किताबें जो आप पढ़ लेंगे, आप जब ट्रेनों में जा रहे हो आप। जो मेरा प्रथम वीडियो है, मैडम कौन बोल रही थी आप बोल रही थी, किसने मेरा वीडियो देखा था जी? हाँ, तो पहला जो वीडियो है मेरा देखिएगा यूट्यूब पे, उससे मैंने बताया था कि हिंदी के इतिहास के हिंदी में जो प्रिस्क्राइब्ड बुक है बीपीएससी को, उसके अलावा आपको क्या क्या बुक्स पढ़ने चाहिए वो देख लीजिएगा पहला वीडियो। आई रिकमेंड ऑल ऑफ यू, जब ट्रेनों में जा रहे हो, बसों में जा रहे हो, तब वो बुक खरीदे, पतली पतली किताबें हैं, वो पढ़ लीजिएगा, बहुत काम की चीज है। वो व्याख्या में काम आएगा। जैसे मैं पूछूंगा, जैसे मैं 56 ने प्रश्न पूछा था हमसे कि क्या आप जो, जैसे मैंने लिखा था, क्या जो गोदान में जो होरी है
वही बावन दास है मैला आंचल का बावन दास। गोदान में अगर होरी थोड़ा सा अगर मैला आंचल पढ़ा आप लोगों ने तो दुर्भाग्य है आप लोगों का, भयानक दुर्भाग्य है कि हिंदी साहित्य लेकर बैठे हुए यहाँ पे मैला आंचल नहीं पढ़े, जो बिहार का अपना बुक है। मैला आंचल पढ़िए, मैं आज भी मैला आंचल पढ़ता हूँ, मेरे पास आज भी गोदान है ना, मेरे पास 2 गोदान है, मैं आज भी पढ़ता हूँ। मैला आंचल तो ऐसी बुक है कि आप शुरू कर देंगे साथ खत्म ना हो पाए, वो बीच में रुकेंगे नहीं आप। मैला आंचल पढ़िए, व्याख्या के लिए पढ़िए, व्याख्या के लिए पढ़िए। जब मैला आंचल में जो बावन दास है बिल्कुल होरी जैसा है, लेकिन बावन दास का कैरेक्टर थोड़ा सा मॉडिफाइड है, थोड़ा सा ज़्यादा मैच्योर है, पॉलिटिकली अवेयर है। तो अगर होरी अगर पॉलिटिकली अवेयर होता तो बावन दास ही होता। देखिए कितनी समानता है, 36 में होरी मर जाता है गोदान में, और 54 में उधर आज़ादी के बाद बावन दास भी मरते हैं। अब उसकी मौत देखिए दुलार चंद कापरा के हाथों होती है, जो कांग्रेस का मेंबर बन जाता है, तो सबसे बड़ा दलाल होता है सिस्टम का, जो कालाबाजारी करता है, वो सत्ता पे आसीन हो जाते हैं और बावन दास को की हत्या हो जाती है। बावन दास का झोला लटका रहता है एक पेड़ के नीचे। तो अगर होरी अगर नहीं मरता 36 में तो 54 में तो होरी को मरना ही मरना था मैला आंचल में, तो होरी बावन दास था। अगर ये प्रश्न आपसे पूछे, इस तरह का प्रश्न, आपको तुलना करने की बात है, तो आप बहुत ही बेहतरीन पुस्तक है मतलब मैला आंचल। इतनी पतली सी पुस्तक आपकी एक आती है अंधा युग, अंधा धर्मवीर भारती ने लिखा है अंधा युग। आप कभी देखें पतली सी पुस्तक, आपको देखिए तुलना, जब व्याख्या में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, हम कंपेयर कैसे करें और किससे कंपेयर करें। मान लें कि मैं जी कि अब होरी, जैसे कि आप होरी गोदान पढ़ा आप लोगों ने, गोदान में एक पत्रकार है ओंकारनाथ, बहुत महान पत्रकार है। क्या ये पत्रकारिता आज नहीं जिंदा, जिसको हम बोलते हैं पीत पत्रकारिता। अब हमको ओंकारनाथ का कोई स्टेटमेंट मिल जाए पत्रकारिता के संबंध में, और हमको ओंकारनाथ की पत्रकारिता की, ऐसी ही पत्रकारिता की तुलना करनी हो किसी और जगह से, हम कहाँ से ढूंढेंगे। आप पुस्तक नहीं पढ़ रखे होंगे। गोदान में ऐसे बहुत सारे करेक्टर हैं जो उदासीन है, पूरा किसान ही मतलब उदासीन है पॉलिटिकल सिस्टम से, तो हम कहाँ से तुलना करेंगे। महाभोज में एक महेश जी हैं, रिसर्च करने जाते हैं गाँव में, वो भी ऐसे उदासीन है। भिखू की हत्या हो जाती है पहले पन्ने पे और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना रिसर्च पूरा कर रहा होता है। यही तो है ओंकारनाथ आपका। लेकिन एक और आदमी गया है मैला आंचल में, तो डॉक्टर जो गया है हमारा मेन कैरेक्टर जो मैला आंचल का है, मैला आंचल तो कोई कैरेक्टर ही मेन नहीं है, मैला आंचल ही मेन कैरेक्टर है। तो जो डॉक्टर हमारा गया है वो डॉक्टर उदासीन नहीं है, वो सिस्टम में घुस जाता है, अंत में अरेस्ट हो जाता है। वो मलेरिया के जीवाणु को खोज करने के लिए गया था, अंत में उसने बताया कि हाँ मैंने रोग को पकड़ लिया है। क्या है? गरीबी और जहालत, ये मलेरिया का उसने कीटाणु पकड़ा था। वो तटस्थ नहीं रहा था महेश जैसा, और नहीं ओंकार ने जैसा भ्रष्ट हुआ था वो। तो ये काम आएंगे आपको तुलना करने में, समझ गए, ये काम आएगा आपको तुलना करने में। तो ये सबसे बड़ी चुनौती रहेगी आप लोगों के पास। सर बताएंगे आपको, जब व्याख्या जब करेंगे आप, तो तुलना करने में फ्री है, किसी भी लैंग्वेज के किसी भी मतलब की रचना से तुलना कर सकते हैं। वो अंग्रेजी की हो, वो हिंदी की हो, संस्कृत की हो, या फारसी उर्दू की हो, ये आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। जैसे मैंने वीडियो में बताया, आपने सुना होगा, तो गोदान में जब से मैंने चर्चा किया कि भाई गोदान एक त्रासदी है तो कैसे, तो मैंने मैकबेथ से तुलना किया था कि गोदान एक त्रासदी है। होरी के मरने पे इतना दया क्यों आता है? क्योंकि होरी बढ़िया आदमी था। अगर होरी बढ़िया आदमी नहीं होता तो आपको दया नहीं आता। तो त्रासदी के कंडीशंस हैं। तो ये जब और किताबें पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगे। जैसे चंद्रगुप्त पढ़ना है आपको, मैं कल का आपका प्रीवियस क्वेश्चन देख रहा था, उसमें मैं चंद्रगुप्त बहुत पढ़ के गया था। चंद्रगुप्त नहीं पूछा था हमसे, हमको उम्मीद है चंद्रगुप्त पूछेगा। अगर नहीं पूछेगा तो व्याख्या जरूर पूछेगा। तो चंद्रगुप्त को ध्यान में रखेंगे आप लोग। चंद्रगुप्त पढ़ना है तो हम स्कंदगुप्त क्यों नहीं पढ़ेंगे, भले वो यूपीएससी में लगा हुआ है। ध्रुव स्वामी क्यों नहीं पढ़ेंगे, भले वो हमको सिलेबस में नहीं पढ़ना हो। चंद्रगुप्त जब भी पढ़े तो 1-2 पुस्तक और पढ़ लें, उसके बेसिक बुक्स ही पढ़ लें। जरूरी नहीं कि उसका व्याख्या पढ़ लें आप, लेकिन एक बुक पढ़ लें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चंद्रगुप्त पढ़ते समय आपके रक्त में उबाल नहीं आया तो कुछ कमी रह गया आप लोगों में। तो चंद्रगुप्त पढ़ते समय कुछ और पढ़ लें। जैसे आप ये पढ़ते हैं, आपका ये छोटा सा पुस्तक क्या है वो, अंधेर नगरी। अंधेर नगरी तो आधे घंटे में पढ़ लेंगे आप। तो अंधेर नगरी में आप जैसे अंधेर नगरी पढ़ेंगे तो भारत दुर्दशा क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्या इसलिए कि वो यूपीएससी में लगा हुआ है? तो अंधेर नगरी पढ़ें तो भारत दुर्दशा पढ़ें। जैसे आपको जो गजानन माधव मुक्ति बोध की जो लगी है, अंधेरे में लगी है ना, आप में अब ब्रह्म राक्षस नहीं लगी है। दोनों में एक ही शिल्प है, फैंटेसी शिल्प। सर बताएंगे फैंटेसी शिल्प क्या होता है, वो थोड़ा पागल टाइप का आदमी है। तो फैंटेसी शिल्प हमको क्यों पढ़ना है ब्रह्म राक्षस? तो नहीं, पढ़ लीजिए। सपोज आपको उसी से फैंटेसी शिल्प का तुलना करना, या फैंटेसी शिल्प एक प्रश्न पूछ दिया और आप ब्रह्म राक्षस पढ़ के नहीं गए थे क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था, तो आप घाटे में रहेंगे। वैसे भी सर जब पढ़ाएंगे ना तो ब्रह्म राक्षस की पंक्तियां रहेंगी ही रहेंगी, उसमें घबराने की बात नहीं। इतनी पतली पुस्तक है, 25 लाइनों का, पढ़ लेंगे उसको हम, उसमें क्या है। अब कुरुक्षेत्र आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप क्यों नहीं पढ़ेंगे इतनी बढ़िया पुस्तक?
महाभोज क्यों नहीं पढ़ेंगे? पॉलिटिकल और क्रिमिनल, अब जैसे पहले क्रिमिनल लोग पॉलिटिशियन को खड़ा करते थे, बाद में उसमें जोरावर सिंह को ऐसा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गया कि भाई हम ही क्यों नहीं बन जाए नेता। तो क्रिमिनल जब पॉलिटिक्स में उतरता है तो राजनीति का अपराधीकरण कैसे होता है? देखिए मन्नू भंडारी का बेहतरीन उपन्यास है, यूपीएससी में लगा हुआ है। तो आप इसलिए सिर्फ ना छोड़ दें कि हम क्यों भाई पढ़े हैं, मेरे काम का नहीं है। अब रही बात शेखर एक जीवनी की, तो सर हमको उम्मीद है कि आपको टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। शेखर जीवनी पढ़ना भी नहीं चाहिए। मैं आज भी उसको पढ़ता हूँ तो मैं चक्कर में पड़ जाता हूँ। मेरे पास आज भी वो किताब है शेखर जीवनी, मैं आज भी पढ़ता हूँ। मैं उस पर तो एक वीडियो बनाने वाला हूँ जैसे मुझे मौका मिलेगा। शेखर जीवनी को हाथ लगाते नहीं कोई। महिला आंचल पढ़िए। क्या महिला आंचल की भाषा समझ नहीं आती है? आ जाएगी समझ में, 2 बार पढ़िएगा तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मुझे भी नहीं आती है लेकिन अच्छा लगा पढ़ने में। वो ये कुछ किताबें एक्स्ट्रा पढ़, समय मिले तो कब पढ़ें? जब बसों में जा रहे हो, ट्रेनों में जा रहे हो। वो इसलिए पढ़ें कि अब मान ले ठीक है आपने मेंस में किसी तरह से पास कर लिया, बढ़िया किसी तरह से बढ़िया नंबर से पास कर लिया, इंटरव्यू में जाएंगे तो फंस जाएंगे। इंटरव्यू में कोई होगा ही नहीं हिंदी का ऐसा विद्यार्थी, ऐसा टीचर या प्रोफेसर जिसने महिला आंचल महाभोज ये सब नहीं पढ़ा होगा, जिसने कुरुक्षेत्र नहीं पढ़ा होगा। तो अब जरूरी नहीं कि खाली गोदान से पढ़ के आप काम चला लेंगे। वो जमाना गया जब ठीक है सबसे प्रिय कवि का नाम बताइए और सबसे प्रिय कहानी कौन था प्रेमचंद का, वो सब बहुत पुराना हो गया है, घिसा पिटा कहानी है। तो आपको पहले ये पढ़ना होगा थोड़ा सा। दूसरा सबसे आसान सबसे ब्रह्म वाक्य बताता हूँ हिंदी साहित्य में। लिखिए सप्ताह में कम से कम 1 पेज, एक ही पेज लिखिए लेकिन लिखिए, गलत ही लिखिए लेकिन लिखिए। सर जब टेस्ट सीरीज करवाए तो सर के टेस्ट सीरीज में भाग लीजिए। इससे डरिए नहीं कि मेरा पोल खुल जाएगा, अरे हाय हाय मुझे तो भी नहीं आता है। लिखने की आदत डालिए। आपको लगता है कि अच्छा लिखते हैं तो इस घमंड में रहिए नहीं कि अच्छा लिखते हैं, उसको और अच्छा करने का प्रयास कीजिए। बगैर लिखे आपको शब्दों का जो है ना वो पकड़ नहीं आएगी। और सबसे बेस्ट उपाय सर बताएंगे लिखने के, फिर से रिपीट करता हूँ, सर हमसे बेहतर हिंदी बताएंगे। हम जो करके आए हैं तो यही पढ़ के गए थे ना, तो नया चीज़ तो बताएंगे नहीं आपको। फॉर्मेटिंग एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही मतलब सर का क्लास मुझे सबसे बढ़िया यही लगा कि फॉर्मेटिंग। मुझे आज भी पूछेंगे आदि साहित्य आदिकाल आपने कल पढ़ा होगा ना, आपसे बेहतर मैं आदिकाल अभी बता सकता हूँ। फॉर्मेटिंग दिमाग में बसा हुआ है मेरा। तो फॉर्मेटिंग जैसे आदिकाल की प्रवृत्तियां हैं, 10 पॉइंट्स हम पॉइंट्स को देखेंगे और अपना दिमाग को ऐसा ट्रेंड कीजिए कि पॉइंट सबको याद आ जाए वहां पे सिलसिलेवार ढंग से। अब डिंगल पिंगल में क्या अंतर है जी? हाँ ठीक है, आप लोग ठीक है, आप लोग विद्वान लोग हैं, हाँ ठीक है। तो यही सब प्रवृत्तियां जो है वही उसकी विशेषताएं हैं। अगर हमको नहीं लगता है कि आदिकाल से अलग प्रश्न पूछ देगा डिंगल पिंगल बनिस्पत, तब जब तक कि वो सिंगल प्रश्न पूछ दे। अब बीपीएससी का नया ट्रेंड पता नहीं आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा, मैंने देखा, मैं चौंका भी। अब वो 2 प्रश्न को ब्रेक कर रहे हैं। जैसे 38 नंबर का एक प्रश्न है जीएस में भी या बीपीएससी में भी, और आपका 38 नंबर का एक प्रश्न है गोदान पे, और 2 प्रश्न है आपका, एक डिंगल का है, एक पूछा है किसी और पे, उपन्यास का उद्भव और विकास। तो उस पर बनाना है, रिस्क लेना है, भले हमको कंटेंट कम हो, उस पर मार्क्स डिवाइड हो गया ना आपका 25 नंबरों का, तो उसमें मार्क्स ज्यादा आएंगे। और रही बात भाषा विज्ञान की, भाषा विज्ञान सर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पक्ष है। तो भाषा विज्ञान के लिए कतई कोई पुस्तक मत पढ़िएगा बाहर वाली, ना बलराम तिवारी की भाषा विज्ञान, ना दिव्य कीर्ति का भाषा विज्ञान। 12 टॉपिक है, 12 टॉपिक ही पढ़ना है आपको। और भाषा विज्ञान से एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना, मैं पहले बता देता हूँ। अगर हिंदी में 75% नंबर लाने हैं एवं, तो भाषा विज्ञान से कोई प्रश्न छोड़ना नहीं है। वो सर आपको फिर से बताएंगे। अगर 3 प्रश्न लिखना है तो तीनों प्रश्न भाषा विज्ञान से लिखना है। अब उसमें समस्या क्या, मैंने पूछा कि ठीक है अवधि ये पाली और अपभ्रंश भट्ट की व्याकरणिक और शाब्दिक विशेषताएं बतलाएं, तो क्या ध्वनिगत विशेषताएं बतलाना है? ये मुझे किसी यूट्यूब ने पूछा, मुझे किसी लड़की ने, ये 56-59 का प्रश्न था। मान लिया मैंने जैसे 3 विशेषताएं, ध्वनि के आधार पर विशेषता, शब्द के आधार पर विशेषता और व्याकरणिक विशेषताएं। अब पूछा दो ही, तो हम क्या तीनों को लिखना है? तो बीपीएससी देखिए, बीपीएससी आज भी ना ऐसे नंबर देता है बित्ता देख के। अगर आप में क्षमता है, समय है आपके पास है, तो तीनों को लिख दीजिए। अगर है तो 2 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, 3 लिखेंगे ना तो आपको ऐसा नहीं कि नंबर काट देगा वो। हाँ, तुलनात्मक रूप से लिख दीजिए, वो सर बता देंगे कैसे। भाषा विज्ञान लिख लीजिए आप लोग, भाषा विज्ञान को सबसे पहले पढ़ेंगे, कोई प्रश्न छोड़ेंगे नहीं आप। लेकिन अभी समग्र पढ़िए, इंटरव्यू में फंसिएगा नहीं तो। आखिर में जब चुनना होगा ना, सर आपको गेस्ट क्वेश्चन देंगे, उसमें लड़ ही जाएगा आपका मैक्सिमम। जी बिल्कुल पूछेगा, ऑप्शनल के बेस पे इंटरव्यू में क्वेश्चन। जिसको आपने पढ़ के बीपीएससी पास किया वो प्रश्न क्यों नहीं पूछेगा आपसे? ज्यादा प्रश्न ये डिपेंड करता है कि बोर्ड में कौन आदमी है। अगर मैं हिंदी साहित्य का आदमी हूँ, प्रोफेसर हूँ, तो मैं चाहूंगा कि आप हिंदी साहित्य का प्रश्न का जवाब दें। अगर मैं बोर्ड में हिंदी साहित्य का विद्यार्थी, कोई टीचर नहीं है, तो आपको ग्रेजुएशन पे जाएगा। आगे इंटरव्यू में टर्न कैसे होता है, मैंने पूछा आपका सब्जेक्ट क्या था, तब सब्जेक्ट 2 प्रश्न, ग्रेजुएशन में कि बीपीएससी में, दोनों में डिफर है।
मान लीजिए ठीक है मेरा मैथमेटिक्स है ग्रेजुएशन में, अब मैं हिंदी से लिया ऑप्शनल में, तो पहला प्रश्न यही है, उसमें अगर मैथमेटिक्स का टीचर है, कोई व्यक्ति है तो मैथमेटिक्स का पूछेगा, और नहीं है तो हिंदी वाला रहेगा तो हिंदी वाला पूछेगा। हिंदी में प्रेमचंद को कौन नहीं जानता है,